हाय विवोस, स्वागत आप सभी का नविंदा यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम। ये लर्निंग एंड टीचिंग का जो आपकी 4th यूनिट है ना, उसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ग्रेडिंग सिस्टम। वही आज हम डिस्कस करेंगे। जो लर्निंग एंड टीचिंग आपकी बुक मैंने कराई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सारे कवर करा दिए हैं, लेकिन कुछ टॉपिक बचते हैं। कमेंट भी मुझे आता है कि ये टॉपिक आपने नहीं कराया। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस है, वो मैंने सारे करा दिए हैं। जो मैंने छोड़ दिए हैं वो है ऑप्शनल। वो आ भी सकते हैं पर वो नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैंने करा दिए वो इम्पोर्टेंट है, और जो रहते हैं वो कराऊंगी मैं एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो है आएगी आपकी, वो पेवलोव की थ्योरी आएगी, जो आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की 3rd यूनिट मैं अभी लेकर चल रही हूँ, क्योंकि थ्योरीज करा रही हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पेवलोव की, वो आप देख लेना। यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का इशू चला हुआ है, हो सकता है ये जो वीडियो मैं आज बना रही हूँ वो कल आपको मिले, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकती। थोड़ा सा इशू है नेटवर्क का, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्रेड से आपको पता चल रहा होगा, ग्रेड जब आप सुन रहे हो ग्रेड ग्रेड देना, तो ये वही ग्रेड है जो बच्चों को स्कूल में दी जाती है। उसी का अर्थ है, जब उसी का मतलब वही मीनिंग है जो हम बच्चों को स्कूल में ग्रेडिंग देते हैं ना, ये वही है, ठीक है। तो ग्रेडिंग प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा अध्यापक परीक्षा में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनकी श्रेणी को दर्शाने के लिए आमतौर पर अक्षरों या फिर संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जो हमारा मूल्यांकन जब हम करते हैं किसी बच्चे का, तो हम उनको ग्रेड देते हैं, नंबर देते हैं। तो अब हम जो कर रहे हैं वो ग्रेडिंग है। तो अभी जो ग्रेडिंग सिस्टम चला हुआ है बच्चों को पास या फेल का, या फिर जो बच्चों ने मार्क्स गेन किए हैं उनको हम देते हैं ग्रेड, ठीक है। जो बीता हुआ समय था वहाँ पर छात्रों को परीक्षा के मूल्यांकन के लिए अंक या फिर प्रतिशत एक ही मात्र उपाय थे। मतलब पहले जो बच्चों के एग्ज़ाम चेक किए जाते थे, उनका जो रिकॉर्ड दिया जाता था पेरेंट्स को, वहाँ पर मेंशन किए जाते थे नंबर्स कि 100 में से कितने नंबर्स स्टूडेंट के आए हैं, 70, 78, 90, 90 अबो कितने भी आए हैं, तो एग्जैक्ट नंबर बता दिए जाते थे, परसेंटेज बताई जाती थी बच्चे की कि इतनी परसेंटेज बच्चे की आई है, ठीक है। लेकिन आजकल हम भी और जो अधिकांश जो देश हैं वो भी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब ग्रेडिंग सिस्टम का यूज़ अब चला हुआ है, हम भी यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में भी यूज़ कर रहे हैं, और जो अदर कंट्री हैं वहाँ पर भी ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर ही बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड है वो ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर ही बताए जाते हैं, ठीक है। 1972 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा सुधार के लिए कुछ सुझाव पेश किए थे, और उन्हें देश के विश्वविद्यालयों में भेजा गया था। इस पर निरीक्षण हेतु उच्च कमेटी की स्थापना की गई। यूजीसी द्वारा भेजी गई सिफारिशों में एक प्रमुख सिफारिश मूल्यांकन के लिए अंकों की अपेक्षा ग्रेड का प्रयोग करना था। मतलब यूजीसी ने भी रिपोर्ट भेजी कि जो हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, बच्चों की जो रिपोर्ट देते हैं, हम वहाँ पर अंकों की जगह पर, हम नंबर की जगह पर बच्चों को ग्रेड देंगे, ठीक है। तो आयोग के अनुसार सिफारिश वार्षिक परीक्षा में ही नहीं बल्कि तिमाही, छमाही या फिर 9 मासिक परीक्षा लेकर स्वतंत्र रूप से भी बनाए गए ग्रेडों की सहायता से विद्यार्थियों की परीक्षा में परिणाम निकाले जाएं। मतलब आयोग ने ये सिफारिश की कि हम सिर्फ एनुअल एग्ज़ाम के रिजल्ट में ही ग्रेडिंग सिस्टम का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि जो हम आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ में जो एग्ज़ाम हम लेते हैं, जो टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो हम बच्चों का लेते हैं, वहाँ पर भी ग्रेडिंग सिस्टम का हम यूज़ करेंगे। वहाँ पर भी बच्चों का जो मूल्यांकन होगा वो ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर ही होगा। बच्चों को मार्क्स नहीं बताए जाएंगे, यहाँ पर बच्चों को दिए जाएंगे ग्रेड, ठीक है। तो आपको पता भी है ग्रेड क्या होती है। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो भी किया होगा, आपको मिले होंगे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड। तो ग्रेड जो दिए जाते हैं बच्चों के, वो दिए जाते हैं बच्चों के एग्ज़ाम के आधार पर, बच्चों के बिहेवियर के आधार पर, और बच्चों ने जो पूरा साल एक्टिविटी की है या फिर बच्चों ने जो भी बिहेवियर किया क्लास में, सबका मूल्यांकन किया जाता है। उसके आधार पर बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर नहीं बताए जाते, सिर्फ ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो टाइप्स हैं ग्रेडिंग सिस्टम के प्रकार, या फिर टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, कितने प्रकार होते हैं इसके, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट ग्रेडिंग सिस्टम के टाइप्स है वो है प्रतिशत ग्रेडिंग।
परसेंटेज ग्रेडिंग जो दी जाती है वो कैसे दी जाती है? विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए प्रतिशत में अंक देना। यह आमतौर पर परीक्षा में प्रतिशत या असाइनमेंट में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर आधारित होता है। जैसे परसेंटेज ऑफ 100, मतलब 100 में से कितनी परसेंटेज बच्चे ने गेन की है। ठीक है, अगर बच्चे ने 100 में से 70 नंबर गेन किए हैं तो हम बोलेंगे कि 70% है, 60% है। आउट ऑफ 100 में से बच्चे ने कितनी परसेंटेज गेन की है, वो होती है आपकी परसेंटेज ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है अक्षर ग्रेडिंग, लेटर ग्रेडिंग जिसको कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे को अक्षर के आधार पर ग्रेड दिए जाते हैं, और वो कैसे? ABCD और E, और साथ साथ यहाँ पर प्लस और माइनस का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे A+, B+, A-, B-। तो जो हम ग्रेडिंग देते हैं बच्चों को, जैसे 91 से 100 तक जो ग्रेडिंग दी जाती है उनको दिया जाता है A ग्रेड, A+ ग्रेड। ठीक है, उससे कम जो होते हैं उनको A- दे देते हैं या फिर B दे देते हैं ग्रेड। तो जो नंबर, जो अल्फ़ाबेट के जो वर्ड होते हैं, अल्फ़ाबेट के आधार पर जो हम ग्रेडिंग दी जाती है बच्चों को, वो होती है लेटर ग्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद है सामान्य संदर्भ ग्रेडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें छात्रों की तुलना में एक दूसरे के आधार के रूप में वर्गों में रखा जाता है। यहाँ पर ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग बच्चों को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि बच्चों को किस कैटेगरीज में रखा जाए। उनके मूल्यांकन के आधार पर बच्चों ने कितने मार्क्स गेन किए हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया कि एक कैटेगरी हम बना रहे हैं 30 तक, एक कैटेगरी हमने बना दी 60 तक, 70 तक, 65 तक, एक कैटेगरी हमने बना दी मतलब 75 to 100 तक। कोई भी हम कैटेगरी बना सकते हैं, कितने भी मार्क्स को हम ले सकते हैं। तो बच्चों को हम कैटेगरीज में रखते हैं कि अगर बच्चों ने 70 to 100 तक बच्चों ने मार्क्स गेन किए तो हम इस कैटेगरी में बच्चों को रखेंगे। तो यहाँ पर कैटेगरीज में हम बच्चों को डिवाइड करते हैं, तो इसको कहा जाता है सामान्य संदर्भ ग्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद है मास्टरी ग्रेडिंग। मास्टरी ग्रेडिंग क्या होता है? जब विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों ने कहाँ तक सीखा है ये तय किया जाता है। मतलब बच्चों का जब टेस्ट लिया जाता है, बच्चों के जब एग्ज़ाम होते हैं और बच्चों के जब सब्जेक्ट के एग्ज़ाम भी होते हैं साथ साथ, तभी लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, ग्रेड देते हैं बच्चों को। तो बच्चों ने कहाँ तक किस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल की है उसको हम डिफाइन करते हैं। वहाँ पर जो सब्जेक्ट में बच्चों ने ज़्यादा परसेंटेज ली है किसी सब्जेक्ट में, मान लीजिए मैथ में बच्चों ने ले ली 98, 99, इस तरह से मार्क्स ले लिए, तो कौन से सब्जेक्ट में बच्चों ने मास्टरी हासिल की है उसके बिहाफ पर हम बच्चों को ग्रेड दे देंगे कि इस सब्जेक्ट में बच्चे ने इतने मार्क्स गेन किए हैं। और दूसरे सब्जेक्ट में बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए, हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट बच्चे का वीक हो, जैसे हिंदी है, ऐसा हो सकता है बच्चे का वीक हो, तो उस सब्जेक्ट में बच्चों को कितने मार्क्स मिले हैं, तो इस आधार पर जब हम बच्चों को डिवाइड करते हैं उसको कहा जाता है मास्टरी ग्रेडिंग। ठीक है, उसके बाद है सफल या फिर असफल, मतलब पास या फेल के कैटेगरीज में हम बच्चों को रखते हैं कि एक कैटेगरीज हमने, एक जो ग्रेडिंग है वो हमने सेट कर दी कि यहाँ तक बच्चों ने जितने मार्क्स गेन कर लिए वो होंगे पास, और यहाँ तक जितने बच्चों ने जो नंबर है वो गेन किए वो इस कैटेगरी में आएंगे कि वो फेल है। जैसे 100 में से जब मार्क्स आते हैं 33, तो हम बोलते हैं ना कि 33 वाला पास है, और 33 के नीचे जितने भी बच्चों ने नंबर लिए हैं, 33 के नीचे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने मार्क्स गेन किए हैं वो फेल हैं, और 33 अबो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो पास हैं। तो यहाँ पर भी ग्रेडिंग में भी कैटेगरीज डिवाइड की हुई होती हैं कि इस कैटेगरीज में, इस अल्फ़ाबेट में, इस ग्रेडिंग में जो बच्चे हैं वो पास हैं और इस ग्रेडिंग में जो बच्चे हैं वो फेल हैं। ठीक है, उसके बाद है मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग। ये क्या है? यह प्रणाली विशेष जानकारी पर केंद्रित होती है जो छात्र के सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसमें शिक्षक यह निर्धारित करता है कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए कौन कौन से कौशल की आवश्यकता है। मतलब मानदंड, एक बच्चे का एक कैसे बच्चा डेवलप कर रहा है, कौन कौन सी स्किल हैं जिनसे बच्चा सीख रहा है, ये लगा लीजिए कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की तरह है ये। बच्चे के जो आंकड़े होते हैं, बच्चे जो सीख रहे हैं, किस स्किल से बच्चे सीख रहे हैं, किस दर से बच्चे सीख रहे हैं, उन सब को इकट्ठा करना, उनके आधार पर भी बच्चों को जो है वो ग्रेड दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ग्रेडिंग सिस्टम के मेरिट क्या हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। ओके, तो फर्स्ट
जो फर्स्ट ग्रेडिंग सिस्टम की मेरिट है वो है, ग्रेडिंग सिस्टम में उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव को कम किया जाता है। अब यहाँ पर किसी बच्चे पर बर्डन है कि ऐसा होता है ना कि कंपटीशन का दौर तो चला हुआ है, बच्चे के पेरेंट्स ये बोलते हैं या फिर बच्चा खुद भी ये सोच के चलता है, ये ठान लेता है कि मैंने तो क्लास में टॉप करना है, मैंने तो 98, 99, 100 यहाँ तक मार्क्स लेकर आने हैं। और बच्चा बस जी जान लगा देता है, दिन रात एक कर देता है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। अलग अलग बुक को वो देखता है, अपने कॉन्सेप्ट लिखता है और जो भी अलग अलग बुक्स होती हैं उनसे नोट्स बनाता है, ठीक है। तो बहुत मेहनत करता है। तो जो बच्चे मेहनत करते हैं एक एक मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, दिन रात सोते नहीं हैं। तो क्या है, उस बोझ को कम कर देती है ग्रेडिंग सिस्टम। वो कैसे? अब 91 to 100 तक हम ग्रेड देते हैं बच्चों को, ए ग्रेड दी जाती है। तो ए ग्रेड किसको मिली? जिसने भी 91 to 100 जो मार्क्स है वो गेन किए हैं। अब किसी ने गेन किया है 92, उसको भी ए ग्रेड मिली है। किसी ने गेन किया है 98, उसको भी ए ग्रेड मिली है। तो जो बच्चों ने सोच लिया कि जब 91 वाला 92 वाला भी ए ग्रेड मिलता है और 98 वाले को भी ए ग्रेड मिलती है, तो मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ कि मुझे 98 तक कि मैं मेहनत करूँ और मुझे ग्रेड भी ए मिले। इसलिए जो ज़्यादा बर्डन है बच्चों पर वो ग्रेडिंग सिस्टम कम करती है, ठीक है। सेकंड है, इसमें केवल परीक्षा के आधार पर ही अंक या फिर ग्रेड नहीं दिए जाते, बल्कि बच्चे की असाइनमेंट की उपस्थिति के आधार की जो उपस्थिति है, जो उसकी प्रेजेंट है क्लास में, वो भी मेंशन की जाती है। उसको भी आधार बनाकर ग्रेडिंग बच्चे को दी जाती है। अब क्या होता था पहले कि बच्चे के टेस्ट होते थे और बच्चे ने कितने मार्क्स गेन किए हैं उसी के आधार पर बच्चों के जो मार्क्स है वो बताए जाते थे कि आउट ऑफ में से बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं। फिर उसका रिजल्ट निकाला जाता था, फिर परसेंटेज बताई जाती थी कि इतनी परसेंटेज आई है। सिर्फ एग्ज़ाम के जो मार्क्स थे उन्हीं का रिजल्ट निकाला जाता था। और अब क्या किया जाता है कि सिर्फ एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उन्हीं के आधार पर बच्चे को ग्रेडिंग नहीं दी जाती, बल्कि क्लास में बच्चे का क्या रोल है, बच्चे की क्या एक्टिविटी है, बच्चा कितना एक्टिव है, बच्चा कितना सीख रहा है, सब कुछ बच्चे का इन्वॉल्व होता है। उसके ग्रेडिंग, जब ग्रेड दिए जाते हैं बच्चों को रिपोर्ट कार्ड में, जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें सब कुछ मेंशन किया जाता है कि क्लास में बच्चे की जो प्रेजेंट है वो कैसी है, बच्चा क्लास में एक्टिव कितना है, या फिर बच्चे ने क्लास में जो असाइनमेंट दिए जाते हैं वो कितने फेस किए हैं, और बच्चे का बिहेवियर क्या है, जो यूनिट टेस्ट लिए जाते हैं उसमें बच्चे ने कितना पार्टिसिपेट किया। तो सब कुछ इन्वॉल्व किया जाता है ग्रेडिंग सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ जो रिजल्ट है, जो मार्क्स हैं, उन्हीं के आधार पर बच्चे को ग्रेडिंग नहीं दी जाती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ग्रेडिंग से अध्ययन आसान हो जाता है, क्योंकि पास अंकों की प्राप्ति की इच्छा से विद्यार्थी आसानी से अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो ग्रेडिंग सिस्टम है, बच्चों को ये पता है कि यहाँ तक मुझे ग्रेड लेकर आनी है 70, मतलब जितना भी बच्चे का लेवल है 70 to 80 बच्चे ने मार्क्स गेन करने हैं। सपोज कर लीजिए किसी बच्चे ने 70 to 80% लेने हैं, मीडियम बच्चा है, तो बच्चे ने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। उसको पता है अगर मेरा जो काम है, मैं जितना कर पा रहा हूँ, मैंने जितना सीखा या मैं जितना एग्ज़ाम में कर सकता हूँ, मेरे एग्ज़ाम में मार्क्स सिर्फ 70 और 80 के बीच में ही आने हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो बच्चे ने एक ये ठान के चल लिया कि इतनी ग्रेडिंग होती है 70 to 80 के बीच में, मान लीजिए सी होती है, तो सी मैंने लेनी है, और ये नहीं है कि मैंने 80 ही मार्क्स लेने हैं, बस मुझे सी ग्रेड लेनी है, बस मेरा काम चल जाए, बस इतना। तो बच्चे सिर्फ ग्रेडिंग लेने तक ही अपना जो एफर्ट है सिर्फ वही करेंगे, उतना ही प्रयास करेंगे जितना उनका काम चले। ज़्यादा अभ्यास बच्चे नहीं करेंगे, ज़्यादा मेहनत बच्चे नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। ये एक डिमेरिट भी हो सकती है इसकी। उसके बाद है नेक्स्ट, ग्रेडिंग श्रेणियों को जानते हुए माता पिता भी अपने बच्चे की क्षमता के बारे में जानते हैं। जो ग्रेडिंग सिस्टम है, पेरेंट्स भी अब उससे फेस कर रहे हैं ग्रेडिंग सिस्टम को। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, पेरेंट्स को भी पता है। स्टार्टिंग में बड़ी दिक्कत आई थी कि ग्रेड कैसे हैं, कैसे इनको मार्क्स के आधार पर कैसे ग्रेड दिए जाते हैं, लेकिन अब हर पेरेंट्स को पता है कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है और ग्रेडिंग सिस्टम में कितने मार्क्स से कितने मार्क्स तक ग्रेड मिले हुए होते हैं, और उनकी जो अल्फ़ाबेट होती है जैसे ABC कहाँ से कहाँ तक इसको बताया गया है, ठीक है। तो पेरेंट्स भी जान लेते हैं इस बात को, और बड़ी आसानी से अब बच्चों का जो रिजल्ट है उसका मूल्यांकन भी बच्चे कर लेते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ग्रेडिंग प्रणाली के अंदर
बच्चे का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, जो कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। मतलब पूरा साल बच्चे ने क्या किया है, जो हमने पढ़ा था ना कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये वही है। पूरा साल बच्चे का इवेल्युएशन होता है, और वो भी कौन सा, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। और जो भी बच्चे ने सीखा उसी के बिहाफ पर बच्चे को ग्रेड दिए जाते हैं, सिर्फ मार्क्स के ही ग्रेड यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। लास्ट है ग्रेडिंग सिस्टम से बच्चों का मानसिक दबाव जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर नहीं होता एग्ज़ाम का, मार्क्स लाने का प्रेशर नहीं होता कि आपने 97 लेकर आने हैं, 98 लेकर आने हैं। बच्चे को पता है 91 भी मैंने लेकर आए तो भी ये आना है, 98 मैंने लेकर आए तो भी ये आना है। तो जो ज़्यादा प्रेशर है बच्चे पर, वो तनाव बच्चों के दिमाग पर नहीं रहता है, ठीक है। ये इसकी मेरिट थी। और हाँ, यहाँ पर ये जो मैंने लिखे हुए ना लाइन में, आप इनको पॉइंट में भी बनाकर आ सकते हो। अगर आपसे सिर्फ ग्रेडिंग सिस्टम की मेरिट और डिमेरिट अगर पूछ ले, पहले तो आप ये बताओगे कि ग्रेडिंग सिस्टम है क्या, फिर आप बताओगे कि इसके टाइप्स क्या, सिर्फ नाम आपको लिखने हैं टाइप्स के। उसके बाद आप मेरिट डिमेरिट लिखोगे, तो सिर्फ ये 4-5 नहीं लिखनी है, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, आपकी जो बुक में है उसके हिसाब से भी लिख सकते हो, और आप इनके भी पॉइंट बनाकर आप उनको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ एक लाइन में आप नहीं लिख सकते इनको, मर्जी है। उसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम की क्या क्या डिमेरिट हैं, क्या कमियां हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट, बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा प्रयास नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि लक्ष्य ग्रेडिंग आसानी से प्राप्त हम कर लेंगे। ये भी इसकी एक डिमेरिट है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। उसके बाद है बच्चे के कॉम्पिटिशन स्तर में भी गिरावट आती है, क्योंकि बच्चों को पता है 91 to 100 तक नंबर कितने भी आए, हमको A+ या फिर A ग्रेड ही मिलना है। ए जो हम मेरिट कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था। तो ये भी इसकी एक डिमेरिट है कि बच्चे जो है वो कंपटीशन जो चल रहा है उसमें इतना पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि क्या हमारे मार्क्स आने हैं, और फिर ग्रेडिंग सिस्टम उनके आधार पर आएगी, ठीक है। उसके बाद है बच्चों के विश्वास में कमी आती है। अगर कोई छात्र एक नंबर भी ज़्यादा लेने के लिए दिन रात बराबर करता है, तब भी एक ही ग्रेड वर्ग में उनको रखा जाएगा। अब जो बच्चों का जो विश्वास है वो कम होगा, क्योंकि अब एक बच्चा ऐसा है जो दिन रात मेहनत करके एक एक नंबर के लिए इतनी मेहनत करते हैं बच्चे कि दिन रात एक कर देते हैं। अब उसको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का, नंबर जो ग्रेड है वो तो सेम ही मिलनी है, अब मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा। तो जो उसका विश्वास है, जो पहले से उसका विश्वास चला आ रहा है, वो विश्वास जो है उसका वो कम हो जाएगा। अब इतना एफर्ट बच्चा नहीं करेगा, इतना प्रयास बच्चा नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ग्रेडिंग प्रणाली में सभी वर्गों को शामिल किया जाता है। असाइनमेंट, बच्चों की उपस्थिति, प्रोजेक्ट, तो सभी बच्चे इन क्रियाओं में ज़्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ाई में कम सक्रिय रहते हैं। अब बच्चों को ये पता है कि जो ग्रेड हमें मिलने हैं वो सबको मिलाकर हमको देने हैं। सिर्फ जो रिज़ल्ट आएगा, जो आप एग्ज़ाम दोगे, उनका जो एवेल्युएशन होगा, जो लास्ट में रिज़ल्ट आएगा, जो ग्रेड दिए जाएंगे, सिर्फ एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर ही नहीं दिए जाएंगे, बल्कि हमारा जो ओवरऑल पूरा साल जो हमने किया है उसके आधार पर, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके आधार पर देने हैं ग्रेड। तो क्या होंगे, बच्चे पढ़ाई में कम और दूसरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी पार्टिसिपेट बच्चे को करना है, कोई एक्टिविटी क्लास में करानी है, तो उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, गेम्स में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, क्योंकि उनको पता है हमारे इनमें मिलाकर जो ग्रेडिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए बच्चे पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रेडिंग प्रणाली में बच्चे के वास्तविक नंबर का पता नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर ग्रेड दिए जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट जो नंबर आते हैं वो बच्चे के नहीं इसमें पता लगते, ठीक है। उसके बाद है इस प्रणाली में ग्रेड्स को नंबर में बदलना मुश्किल हो जाता है। क्या है कि जो नंबर हमारे आए हुए हैं एग्जाम में, वो तो हमने ग्रेड में कन्वर्ट कर दिए कि 91 to 100 A ग्रेड और 81 to 90 हमने दे दी B ग्रेड, वो तो हमने कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जो ग्रेड दिए जाते हैं, हम कैसे बता दें कि जो A ग्रेड है उसके उस बच्चे के मार्क्स कितने हैं। तो बच्चों के ग्रेड को नंबर में बदलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नंबर को ग्रेड में आसानी से बदल सकते हैं, लेकिन ग्रेड को नंबर में बदलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये भी इसकी एक डिमेरिट है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं इसका कॉन्क्लूजन क्या है। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चों को केवल अंकों के आधार पर उनका परिणाम घोषित करना सही नहीं है। बच्चे के सभी पक्षों के बारे में पता होना आवश्यक है, ठीक है। मानव विज्ञान का मानना यह है कि बच्चे को तभी फेल या फिर असफल समझा जाएगा जब वह अपनी असंभावनाओं को वास्तविक रूप में लाने में असमर्थ होता है।
संभावनाओं को वास्तविक रूप में लाने में असमर्थ होता है। मतलब बच्चे को फेल तब माना जाएगा जब उसकी फीलिंग्स हैं उनको वो अच्छी तरह से नहीं प्रेजेंट करता है, उसको अपने रियल लाइफ से नहीं जोड़कर चलता है, तब उसको असफल माना जाएगा, तब उसको फेल माना जाएगा। अब कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, उसकी रियल लाइफ से बच्चे की रियल लाइफ से जोड़कर हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए। अगर बच्चा उन चीज़ों को अपनी रियल लाइफ से जोड़कर नहीं समझता है तब उस बच्चे को फेल माना जाएगा। अदरवाइज मार्क्स के आधार पर हम बच्चे को फेल पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्रेडिंग सिस्टम, ये कंप्लीट हो गया। आपके जो लर्निंग एंड टीचिंग है वो भी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अब जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया है। जितना भी ग्रेडिंग सिस्टम का या फिर लर्निंग एंड टीचिंग के जितने भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वाला सेशन कैसा लगा, आज की वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर किया करो। जितने भी जितने भी वीडियोस देखते सभी लाइक किया करो, तभी पता चलेगा कि जिसने भी वीडियो देखी सबको पसंद ये वीडियो आई है या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पैराग्राफ की थ्योरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।